हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे टेस्टी पीएसटी एग्ज़ाम सिलेक्शन टेस्ट में शब्द शक्ति का तीसरा भाग का ये वीडियो हम देखने वाले हैं। तो इस शब्द शक्ति में आज हम देखने वाले हैं कि लक्षणा जो शब्द शक्ति उसके भेद पर जो है चर्चा करेंगे। तो लक्षणा के बताया गया है कि कितने जो है मुख्य रूप से भेद हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद हैं वह मुख्य रूप से दो भेद होते हैं और इस दो भेद के जो है निम्न कई सारे जो है उपभेद को भी देखेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? तो लक्षणा भेद के जो मुख्य भेद हैं वह प्रयोजनवती लक्षणा है और दूसरा है रूढ़ि लक्षणा। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य दो भेद हैं। नाम याद रखिएगा, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ि लक्षणा। प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक गौणी लक्षणा होती है, एक शुद्धा लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सारूपा लक्षणा है, सारूपा गौणी लक्षणा है, एक साध्य वसाना जो है लक्षणा है। तो ये इस तरह से प्रयोजनवती लक्षणा में गौड़ी लक्षणा को दो भागों में बांटा है, सारूपा, साध्य, वसाना। शुद्धा लक्षणा को भी देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक उपादान लक्षणा, एक लक्षण लक्षणा। तो ये शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत आएगा। तो इन चीज़ों को भेद के जो उपभेद दिए गए इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि जो उपादान लक्षणा है और जो लक्षण लक्षणा है उसको भी जो है दो दो भागों में विभाजित किया गया। उपादान जो लक्षणा होता है वह सारूपा उपादान लक्षणा है और एक सध्यावसान उपादान लक्षणा है। लक्षण लक्षणा भी सारूपा और सध्यावसान, यानी लक्षण के लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद के जो उपभेद है वह सारूपा और सध्यावसान जो है लक्षणा में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं कि बताया जा रहा है कि रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ि और प्रयोजन जो है, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर लक्षण के दो प्रमुख भेद दिए गए, रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये रूढ़ि और प्रयोजन के लिए उस पर आधारित है ये दोनों लक्षणा। तो मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार जो है प्रयोजनवती लक्षणा के वे 6 भेद बताते हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा के 6 भेद किन्होंने बताए? तो मम्मट जी ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में बताए। कौन कौन से वे 6 भेद है इसको भी बताया गया है। तो ये 6 भेद हैं। पहला बताया गया है कि गौड़ी है, दूसरा शुद्धा बताया गया है, यानी प्रयोजनवती लक्षणा के जो 6 भेद है वह गौड़ी है, शुद्धा है, तीसरा सारूपा है, सध्यावसान है, उपादान मतलब लक्षणा है और लक्षण लक्षणा है। तो इस तरह से मम्मट ने जो है सारे जो उपभेद है उसको भी जोड़ करके पूरे 6 भागों में बताया कि जो है लक्षण लक्षणा जो शब्द शक्ति है, मतलब लक्षण शब्द शक्ति के जो मुख्य भेद प्रयोजनवती लक्षणा उसको 6 भागों में इस तरह से बांटा गया है। आचार्य विश्वनाथ जी का मानना है कि प्रयोजनवती लक्षणा को 64 एवं रूढ़िवादी लक्षणा को 16 भेद मानते हुए इस तरह से लक्षणा के कुल 80 भेद मानते थे। इन्होंने जो है लक्षणा जो है शब्द शक्ति उसको जो है 80 भागों में बांटते हैं, कहते हुए 80 भेद होते हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा को ही बता देते हैं कि 64 है और रूढ़िवादी जो लक्षणा है वे 16 भेद बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है लक्षणा के आचार्य विश्वनाथ जी बताते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि आचार्य विश्वनाथ जी ने जो लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद कुल माने? तो 80 माने, जिनमें से प्रयोजनवती लक्षणा 64 हो गए, रूढ़िवादी लक्षणा 16 हो गए। तो इस तरह से कुल 80 भेद मानते हैं। कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी। अब देखते हैं लक्षणा के जो प्रमुख भेदों का विश्लेषण किस प्रकार से किया गया। तो पहला यानी कि जो उसका भेद है पहला रूढ़ि लक्षणा। तो रूढ़ि लक्षणा क्या होता है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रथम भेद को रूढ़ि लक्षणा कहता है, यानी लक्षणा जो शब्द शक्ति का जो दूसरा स्थान है उसका जो पहला भेद है, प्रथम भेद है, उसे रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। रामदहिन मिश्र जी का मानना है कि काव्य दर्पण में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि रूढ़ि लक्षणा वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ ग्रहण किए जाए तो वह रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण बताइए कि पंजाब शेर है, पंजाब क्या है? शेर है, और राजस्थान वीर है, और बिहार साहसी है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि रूढ़ि लक्षणा वो है जो अपने मुख्य अर्थ को छोड़ दे, यानी जो मुख्य रूप से अर्थ अगर रहेंगे तब तो वो अभिधा में चले जाएंगे, लेकिन जब वो मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध, यानी जो उसे संबंध ताल्लुकात रख रहे हैं, तो उससे संबंध रखने वाले जब कोई अन्य दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वो रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत आ जाता है। तो उदाहरण में ही बताया गया पंजाब क्या है? शेर है, यानी पंजाब की जो विशेषता बताई जा रही है कि पंजाब क्या है? एक शेर जैसा राज्य है, राजस्थान जो है वीर है, और बिहार क्या है? तो साहसी है। तो यहाँ स्पष्टीकरण आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जो स्पष्टीकरण में लिखा है कि पंजाब राजस्थान बिहार क्रमशः शेर हो सकता है, न वीर न साहसी। इसमें मुख्यार्थ की बाधा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या है? तो मुख्यार्थ की बाधा है, और इसमें लक्ष्यार्थ प्रदेशवासी से होता है। यहाँ अर्थबोध करने में रूढ़ि
कारण है, इसलिए उक्त सभी वाक्य में रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण दिए हैं। यानी कि पंजाब, राजस्थान, जो बिहार है, क्रमशः बोला गया न शेर हो सकता है, न वीर हो सकता है, न साहसी। तो मतलब उसकी केवल विशेषता बताई जा रही है। पंजाब ना तो शेर है, न राजस्थान वीर है, न बिहार साहसी, यानी उसके मुख्य अर्थ को छोड़ करके उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और दूसरे अर्थ को अन्य अर्थ में जो है बताया जा रहा है। यानी कहा ही जा रहा है कि इसमें लक्ष्यार्थ प्रदेशवासी से होता है, यानी जो वहाँ के लोग रह रहे हैं प्रदेशवासी, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। और अर्थबोध करने में, यानी उस अर्थ को समझने में यह रूढ़ि के कारण यह स्पष्ट हो रहा है। तो इसलिए सभी वाक्य में कैसा उदाहरण है, तो यह रूढ़ि लक्षण का उदाहरण है। और कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। तो अन्य उदाहरण बताया गया, हरिओद जी की जो है पंक्ति दी गई है। तो कहते हैं कि बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पड़ जाए छाला, जीभ सी कुंजी पाकर वे लगाए क्यों मुँह पे ताला। तो यहाँ पर भी जो है मुँह पे ताला, देखिए मुँह पे ताला तो लगता नहीं, लेकिन यहाँ पर मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ का जो है बोध कराया जा रहा है, तो ये रूढ़ि लक्षण का अर्थ हो जाए, रूढ़ि लक्षण का जो है अर्थबोध कराया जाए, तो यहाँ पर रूढ़ि लक्षण का जो है भेद होगा। तो इस तरह से इस उदाहरण में भी रूढ़ि लक्षण का ही बोध कराया जा रहा है। आगे देखते हैं शब्द शक्ति। दूसरा देखते हैं कि रूढ़ि लक्षणा के और अन्य उदाहरण है। बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं कि दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परत गांठ दुर्जन ही है दई दे न यह रीति। तो यह भी है जो रूढ़ि लक्षण के बारे में बताया गया। डिगत पानी डिगुलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस ते खरे लजाने लाल। तो यहाँ पर भी जो है रूढ़ि लक्षणा का ही उदाहरण है। अब आगे हम देखते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्रयोजनवती लक्षणा क्या है। तो प्रयोजनवती लक्षणा को फल लक्षणा भी कहा गया है। तो फल लक्षणा किसको कहा गया है, तो प्रयोजनवती लक्षणा को, रूढ़ि लक्षणा को नहीं कहा गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फल लक्षणा किसको कहते हैं, तो प्रयोजनवती, यानी प्रयोजन में कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो इसलिए इसको फल लक्षणा कहा जाता है। राजवंश शाह हीरा के शब्दों में कहा जाए कि जब किसी विशेष प्रयोजन या फल, अर्थात इसमें बताया गया कि उद्देश्य के कारण लक्षण की जाए तो वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण देखते हैं। प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण कि आँख उठाकर देखन तो सामने हड्डियों का ढांचा था। अब कहने का यह तात्पर्य है कि यहाँ दुर्बलता को अधिक व्यंजित करने के लिए, यानी दुर्बलता को अधिक व्यंजित करने के लिए हड्डियों का ढांचा शब्दों का प्रयोग, यानी प्रयोजन विशेष से किए जाने के कारण प्रयोजनवती लक्षण का बोध हो रहा है। अन्य उदाहरण देखते हैं कि जैसे अन्य उदाहरण में प्रयोजनवती लक्षण के कि जैसे कहा जा रहा है कि गंगाया घोषा। राजवंश शाह हीरा ने यह उदाहरण दिया है, क्या दिया है कि कुंत प्रवेश कर रहे हैं। कुंत अर्थात भालेधारी सैनिक प्रवेश करें। तो यहाँ कुंत का मतलब किसको बारे में बताया, तो जो भालेधारी जो सैनिक है वो क्या करें, प्रवेश करें। श्वेत दौड़ रहा है, लाल बैरियर फांद रहे हैं, भूरा बहुत तेज दौड़ता है। आगे कहा जा रहा है कि इन वाक्यों में जो श्वेत है, लाल है, भूरा इत्यादि सभी में मुख्यार्थ में बाधा पड़ रही है, और घुड़दौड़ में इन रंगों से तात्पर्य इन रंगों के घोड़ों से है। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्रयोजनवती लक्षण है। एक और उदाहरण दिया कि ए रिक्शा ए ऑटो इधर आओ। अब यहाँ जो रिक्शा है, ऑटो में मुख्यार्थ की बाधा हो रही है, और प्रयोजन विशेष से यहाँ रिक्शे वाले या ऑटो वाले से अर्थ ग्रहण करने के कारण प्रयोजनवती लक्षण है। आगे अगला उदाहरण कहा जा रहा है, पांचवा उदाहरण कि यह लड़का गऊ है, अर्थात वह स्त्री गंगा है। यहाँ गऊ से तात्पर्य कि सीधेपन से, तथा गंगा से तात्पर्य, गंगा का तात्पर्य क्या होता है, पवित्र स्त्री होने के कारण यहाँ प्रयोजनवती लक्षण है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, किसमें प्रयोजनवती लक्षण आएगा, किसमें रूढ़ि लक्षण का उदाहरण होगा। आगे कहा जा रहा है कि बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई हैं। तो तलवारें तो अपने आप आई नहीं होंगी, कोई ना कोई लाया होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इस कारण यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षण है। यानी तलवारें आ गई, यानी फल की प्राप्ति हो गई है, यानी जो फल की प्राप्ति होगी तो जो है कार्य संपन्न होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण है। आगे कुछ काव्यगत उदाहरण देखते हैं, यानी कुछ पंक्तियाँ हैं कि लहरें व्योम चूमती, चपलाएँ असंख्य नाचती, गरद जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। तो ये प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से ली गई यह पंक्ति है। तो ये किस तरह के उदाहरण है, तो बोल सकते हैं प्रयोजनवती लक्षण है। दूसरा है कि पिघल कर चूप पड़ते हैं,
दृग से क्षुधित विवश अंत स्थल, यह किसकी पंक्ति है? तो ये दिनकर रामधारी सिंह दिनकर के काव्यालोक से संबंधित यह पंक्ति है। आगे देखते हैं अब गौड़ी लक्षणा क्या होती है, यानी उसके जो उपभेद है, यानी मोम्मट तो 6 भेद बताए हैं, तो सब हो गया। रूढ़ी लक्षणा हो गया, प्रयोजनवती लक्षणा हो गया। अब गौड़ी लक्षणा देखते हैं क्या होता है। तो गौड़ी लक्षणा जो प्रयोजनवती लक्षणा का ही भेद है, यानी गौड़ी लक्षणा में सादृश्य ही कारण या आधार होता है। तो जो सादृश्य यानी उसके समान जो होता है, यानी जो उसका आधार बनाकर चला जाता है, वह क्या होता है? गौड़ी लक्षणा होता है। रामधीन मिश्र का मानना है कि गौड़ी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादृश्य का संबंध अर्थात समान गुण व धर्म के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। वह सादृश्य यानी बिल्कुल हूबहू उसके समान जो है गुण धर्म उसकी विशेषता, जब का लक्ष्य का अर्थ ग्रहण पता किया जाए तो वह गौड़ी लक्षणा के अंतर्गत आता है। इसमें बताया कि रूपक अलंकार और लुप्तोपमा, ठीक है। तो लुप्तोपमा यानी कि उपमा एक में लुप्त हो गई है, तो रूपक अलंकार में एक लुप्तोपमा उसका भेद है, या धर्म लुप्ता, तो अलंकारों पदों में गौड़ी लक्षणा होती है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण देखिएगा गौड़ी लक्षणा का कि मुख चंद्र है। मुख क्या है? वही चंद्रमा है, अर्थात मुख कमल है। यानी यह कैसा उदाहरण है? तो रूपक अलंकार, यानी उसी का रूप दे देना, सादृश्य बन जाना। तो मुख ना तो चंद्रमा हो सकता और ना ही कमल हो सकती। यहाँ वक्ता के कहने का तात्पर्य कि नायिका का मुख ही क्या है? चंद्रमा और कमल के समान है। तो यह किस तरह का ये उदाहरण हो जाएगा कि मुख चंद्रमा है और मुख ही कमल है, तो यह गौड़ी लक्षणा होगा, न प्रयोजनवती होगा न रूढ़ी लक्षणा होगा। आगे देखते हैं काव्यगत कुछ उदाहरण है गौड़ी लक्षणा के कि हे करती दुख दूर सभी उनके मुख पंकज की सगुराई, याद नहीं रहती दुख की लग के उसकी मुख चंद्र जुन्हाई। तो ये गोपाल शरण सिंह जी की यह पंक्ति है। तो ये काव्यगत उदाहरण जो है बोल सकते हैं किसकी है? तो यह उदाहरण है गौड़ी लक्षणा की। आगे कहा जा रहा है गौड़ी लक्षणा में अगला उदाहरण देखिएगा, रजत कुसुम के नाव पराग सी उड़ा न दे तू इतनी धूल, इस ज्योत्सना की अरे बावली तू इसमें जावे की फूल। तो यह भी प्रसाद जी की कामायनी से ली गई यह पंक्ति है। आगे कहा जा रहा है कि वीती भावरी जागरी अनभर पंगट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी। यह भी जो है रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। तो यह भी जयशंकर प्रसाद से लिया गया। तो यह भी कैसी है? तो गौड़ी लक्षणा है। आगे कहा जा रहा है कि उदित गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यह तुलसीदास रामचरितमानस से ली गई है काव्यगत पंक्तियां हैं। तो यह भी गौड़ी लक्षणा है। आगे कहा जा रहा है कि सुर लतिका कर पंकज में लसी जब अचानक बचती कभी, तब अनूप पीयूष प्रवाह में जब समागम था अवगाहता। तो यह जो है हरियोदय जी के प्रिय प्रवाह से ली गई ये काव्यगत उदाहरण है। किसका है? तो गौड़ी लक्षणा का है। आगे कहा जा रहा है शुद्धा लक्षणा क्या है? गौड़ी लक्षणा देख लिया, अब आगे हम देखेंगे शुद्धा लक्षणा क्या होता है। तो प्रयोजनवती लक्षणा का ही भेद माना गया है। तो प्रयोजनवती लक्षणा में शुद्धा लक्षणा राजवंश सहा हीरा के अनुसार कहा गया कि जब सादृश्य का संबंध समान गुण या धर्म के अतिरिक्त यानी उसके अलावा अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है तो वह शुद्धा लक्षणा होगी। आगे विश्वनाथ जी का एक प्रसिद्ध कथन है शुद्धा लक्षणा के प्रति कि सादृश्यतर यानी सादृश्य से इतर होकर के उससे अलग होकर कोई अन्य संबंध शुद्धास्त सकला अपि, यानी जो शुद्ध हो वही सकला है, यानी वही क्या है? असली, यानी कि लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो रहा है, तो उसे शुद्धा लक्षणा मानते हैं। कौन? तो विश्वनाथ जी। आगे क्या है? शुद्धा लक्षणा में 100 संबंधों की कल्पना की गई, जैसे सामीप्य संबंध से, तात्पर्य संबंध से, कार्य कारण संबंध से, साहचर्य से, अंग भाव भंगिमा इत्यादि से। शुद्धा लक्षणा के 2 भेद माने गए, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। इसमें भी सारूपा और सध्यावसान लक्षणा है, यानी इसके भी 2 भेद हैं। आगे देखा जा रहा है तो आगे इसमें कहा जाएगा शुद्धा लक्षणा के उदाहरण है कि शुद्धा लक्षणा किस प्रकार के उदाहरण। तो कहा जा रहा है शुद्धा लक्षणा में कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास। ये तुलसीदास जी का काव्यगत उदाहरण है शुद्धा लक्षणा का। कहा जा रहा है कि कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोक निवास। तो यह जो है शुद्धा लक्षणा का उदाहरण है। यहाँ विषाद की व्यापकता का बताना ही क्या है? प्रयोजन है। आगे पद्माकर जी की है पंक्ति कि ए रे मतिमंद चंद आवत न तो ही लाज, होके द्विज राज काज करत कसाई के, यानी तुम द्विज में मतलब सब पे जो है प्रजाओं पे राज करते हो और कार्य के किस तरह से करते हो? तो कसाई की तरह कार्य करते हो। यहाँ संताप यानी उलाहना देने का अधिकता बताया जा रहा है, यही इसका उद्देश्य है। आगे कहा जा रहा है कि आगे शुद्धा लक्षणा कहा जा रहा है कि कर के मीड़ कुसुम लो
करके मीड़े कुसुम लो लई विरह कुम्हिलाई सदा समीपिन सखिन हूँ नीठ पिछानी जाए। तो ये बिहारी जी की जो है काव्यगत उदाहरण। यहाँ पर नायिका को अत्यंत मलिन बताना क्या है उसका प्रयोजन अर्थात उद्देश्य। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्ता जी का है। यहाँ मातृत्व का भाव प्रकट का प्रयोजन उद्देश्य बताया जा रहा है। अब देखेंगे उपादान लक्षणा क्या होता है। तो उपादान लक्षणा उसका जो भेद है तो कहा जा रहा है उपादान लक्षणा शुद्धा लक्षणा का ही पहला भेद होता है और उपादान का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो उपादान लक्षण में वाच्यार्थ का हमेशा त्याग नहीं होता, अतः इसे अजहत स्वार्थी भी कहा गया है। तो अजहत स्वार्थी किस लक्षण को कहा गया? तो उपादान लक्षण को कहा गया। अर्थात अजहत स्वार्थी मतलब होता है जिसने अपना अर्थ नहीं छोड़ा उसे अजहत स्वार्थी कहेंगे, यानी जिसने भी अपना अर्थ नहीं छोड़ा। अजहत स्वार्थी का अर्थ जिसमें अपना स्वार्थ छूट न गया हो वह भी अजहत स्वार्थी है। अ मतलब होता है नहीं, जहत मतलब छोड़ना, स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब होता है मूल भाव। तो जिसने अपना स्वार्थ मतलब छूट न गया हो तो उसे अजहत स्वार्थी कहते हैं। पंडित विश्वनाथ जी का मानना है कि पंडित विश्वनाथ जी का मानना है कि उपादान लक्षणा में कि वाक्य के अर्थ की अन्वय यानी तार्किक सिद्धि के लिए जब मुख्य अर्थ किसी अपने से भिन्न अर्थ का संकेत देता है तो वह उपादान लक्षणा होता है, यानी ग्रहण करता है। वस्तुतः वाक्यांश की संगति के लिए अन्य अर्थ के लक्षित किए जाने पर भी अपना अर्थ नहीं छूटने पर उपादान लक्षणा होती है। इसमें लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है। आगे कहा जा रहा है भेद कतिशयोक्ति अलंकार में उपादान लक्षणा किस तरह से कार्य करती है, तो यह चीज़ बताया जा रहा है। तो उपादान लक्षणा के कुछ उदाहरण हैं कि भेद अतिशयोक्ति में कि क्या बताया कि विश्वनाथ जी का उदाहरण दिया गया कि श्वेतो धावती यानी सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है, सफ़ेद जो घोड़ा है वो क्या करता है, दौड़ता है। तो यह जो है भेद अतिशयोक्ति अलंकार उपादान लक्षणा के किस तरह से कार्य करते हैं। मम्मट के उदाहरण के कुंता प्रविशंति भाले जो हैं वो चले आ रहे हैं। कुंता मतलब होता है भाले, यानी एक प्रकार का शस्त्र होता है। पंडित विश्वनाथ जी का उदाहरण के कौओं से दही की रक्षा करो, दही भक्षकों की बिल्ली कुत्तों आदि से रक्षा करो। कौओं से दही की रक्षा करो, फिर दही और भक्षकों बिल्ली कुत्तों से आदि की रक्षा करो। तो यह उपादान लक्षण है। आगे चौथे नंबर में कहा जा रहा है कि उपादान लक्षण में रामदहीन मिश्र का उदाहरण है कि घर बोल रहे हैं घर अच्छा है, वर घर जायदाद इत्यादि अच्छा है। यानी घर अच्छा है यानी सब चीज़ इसमें समाहित हो गया, यानी वर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है और जायदाद भी अच्छा है। यानी घर बोलने पर सब कुछ जो है बोध हो जाए। तो नरोत्तम स्वामी का उदाहरण है कि हाथ पैर बचाते हुए काम करो। तो कहने का तात्पर्य है कि हाथ पैर का अर्थ क्या है, शरीरांग से होता है। तो हाथ पैर को ये शरीर का अंग होता है उसको बचाते हुए कार्य करना है। तो यह जो है उपादान लक्षण का उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है कुछ काव्यगत उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। काव्यगत उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उर्वशी काव्य ग्रंथ से दिनकर जी का मानना है कि स्वर्ण लोक की तुम अप्सरा थी, तुम वैभव में पली हुई। तो यह दिनकर जी का उर्वशी नामक ग्रंथ से लिया गया उदाहरण है। किस तरह का है, तो उपादान लक्षण। आगे करें जब हुई हुकूमत आंखों पर जन्मी चुपके में आहों में कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दबी कराहों में। तो यह दिनकर जी की उर्वशी से ली गई। आगे निराला जी की रचना है, मतलब पंक्ति है कि फूटी कौड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता। आगे कहा जा रहा है सुभद्रा जी का कहा जा रहा है कि मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं, राखी सजी है पर कलाई नहीं। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है कि मैं हूँ बहन किंतु भाई ही नहीं है, राखी सजी है मतलब दुकानों पर राखी सजी है पर कोई कलाई नहीं, अर्थात बनवाने वाला कोई भाई नहीं। आगे निराला जी का कहना है कि प्राणधान का स्मरण करो, नयन झरते हैं यानी जो प्राण है उसका हमें स्मरण करना चाहिए, यानी कभी भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं तो उसको याद करते हुए नयन झरते यानी हमें संवेदनशील लोगों के प्रति होना चाहिए। तो इस तरह से जो है उपादान लक्षण यानी कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। उपादान का मतलब वही होता है ग्रहण करना। तो चलिए आज हमने गौड़ी लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में समझा। कुछ आगे ऐसे ही कुछ जो है शब्द शक्ति के हम चौथा जो भाग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।